अगर दम है तो इस बार लड़ा के दिखा ले राजद का टिकट से, पता चल जाएगा कि कितना दम है बहादुरगंज विधानसभा में। वो सीट कांग्रेस का है और कांग्रेस ही लड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे कि एमआईएम के प्रति अब थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर देखते हैं, कारण क्या है? लेकिन मेरा सांसद निकम्मा होगा, मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। नहीं, जनता चाहेगा तो मैं निर्दलीय भी लड़ सकता हूँ। अच्छा। जनता कह देगा कि नहीं लड़ना है, नहीं लड़ेंगे, लेकिन सीट कांग्रेस का है। जो मौजूदा विधायक को बोल रहे हैं कि हम खुले तौर पर चैलेंज करते हैं कि 4 साल में जो विकास किया गया है वो 20 साल में नहीं हुआ है। मैं तो कहूंगा कि ये सर्वे को अभी रोका जाए, लेकिन मेरे जिला में लूट खसोट मचाया हुआ है कर्मचारी, सीईओ, और हमारे सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे जिला में भूमि सुधार मंत्री और इतना लूट खसोट क्यों? मंत्री जी आप चश्मा उतारिए, आप कान में तेल देकर के बैठे हुए हैं। मुसलमान का सच्चा हमदर्द कौन? ये आप ईमानदारी से बताइएगा, मुसलमान का सच्चा हमदर्द कौन पार्टी है? एमआईएम, आरजेडी, कांग्रेस, जो भी पार्टी है बिहार में। आप अगर मुसलमान की बात करते हैं तो मुसलमान को सब पार्टी ने यूज किया है। हम तो ये कहेंगे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को टिश्यू पेपर बना के रख दिया है। आप जब शादी किए थे तो हेलीकॉप्टर से बारात गए थे, तो हेलीकॉप्टर से बारात जाना ये आपका कोई सपना था या फिर परिवार वालों का प्रेशर, या फिर आपका आइडिया कैसे आया आपको? कोई भी गरीब आदमी अगर इलाज के बगैर मर रहा है, कोई भी बीमारी है, वो मेरे पास भेज दीजिए, हम अपने संसाधन से उसका इलाज करवाएंगे, चाहे जैसे हो, मैं उसका अपना आदमी भेज के कराऊंगा। स्वागत है आपका दोस्तों केडीबी लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं बहादुरगंज के पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब के निज आवास पर। कहते हैं कि बिहार की राजनीति और मौसम की तपिश कभी भी ठंडी नहीं होती है, चाहे चुनाव हो या ना हो, हमेशा राजनीतिक जगत में गर्माहट रहती है। खैर, अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होंगे और उसकी तपिश अभी से ही महसूस होने लगी है। चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सभी अपने अपने तैयारी में जुट गए हैं। अभी इसी सिलसिले में हम यहाँ पर आए हैं विधायक जी के पास। पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब मेरे साथ मौजूद है और हम इनसे कुछ राजनीतिक, कुछ निजी जीवन के बारे में भी सवाल पूछेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है केडीबी लाइव में। आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग केडीबी लाइव के टीम के साथ आप आए हैं, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं और उम्मीद करता हूं कि सही खबर चलाएंगे और अच्छे चैनल में अभी आपका गिनती आता है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हम लोगों की कोशिश रहती है कि हम लोग बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से काम करें, क्योंकि मीडिया का काम ही है निष्पक्ष तरीके से काम करना। हालांकि कुछ मीडिया की वजह से अभी मीडिया जगत बदनाम हो गई, अलग बात है, लेकिन हम लोग फिर भी कोशिश करें कि नहीं, हम लोग बिल्कुल अपना निष्पक्ष तरीके से काम करें। तो सर, सबसे पहले आपसे सवाल ये रहेगा कि आप अभी विधायक नहीं हैं, तो अभी क्या मिस कर रहे हैं? नंबर 1, विधायक बन करके लोगों के बीच काम करना या फिर वो विधायक वाली पावर? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमने 5 साल का टर्म मुखिया भी रहे हैं और 19 साल का उम्र में हम मुखिया बन गए थे और फिर कंटिन्यू हम चौथी बार एमएलए बने जी। और हम कभी ये नहीं सोचे कि अभी हम पावर में हैं या कल नहीं रहेंगे, और आज नहीं भी हैं तो लोगों का हम काम करते हैं। और ये बात यकीन रखिए कि जब तक मेरा हयात है तब तक मैं लोगों का सेवा करूंगा, इसलिए कि मुझे पावर में रहे या ना रहे, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार मुझे लोग, बहादुरगंज के विधानसभा के लोग मुझे एमएलए बनाया है। मैं ज़िंदगी भर गुलामी करूं बहादुरगंज विधानसभा के लोगों का तो कम होगा। उससे पहले मैं 4 साल 5 साल मुखिया भी रहा हूं और मेरा ज़िंदगी ही अब राजनीतिक पेशा बन चुका है, मेरा मजबूरी भी बन चुका है। मैं दूसरा काम कर ही नहीं सकता हूँ, मैं पावर में रहूँ ना रहूँ, मैं जनता का सेवा के लिए 12 घंटा नहीं 24 घंटा उपलब्ध हूँ। आप कब से कब तक विधायक रहे? हम 2005 में पहली बार निर्दलीय चुनाव जीते थे और फिर 2005 में जब सरकार नहीं बना तो फिर से दोबारा चुनाव हुआ 2005 में ही नवंबर में। फिर दोबारा कांग्रेस के टिकट पर हम नवंबर में जीते। उसके बाद फिर तीसरी बार हम 2010 में जीते, 15 में, फिर चौथी बार हमने 15 में जीते। उसके बाद 5वीं बार में जब हम फेल कर गए, यानी मुझे बहादुरगंज विधानसभा का लोग हराया है जरूर, लेकिन दिल से नहीं निकाला है। हरा करके भी हमें 32,000 वोट दिया है और दिल में बसा के रखा है। मैं बहादुरगंज विधानसभा के लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उन लोगों का फैसला सर आंखों पर है
और मुझे जिताए हराए मैं माने नहीं रखता है, मैं काम पर यकीन रखता हूँ, पावर पर नहीं। आप बताइए कि नहीं, हम इससे पहले विधायक भी रहे, सॉरी मुखिया भी रहे विधायक से पहले, तो आपका राजनीति में एंट्री कब हुई है, अगर आप बताना चाहें तो? हम राजनीतिक, मेरा पैसा ही कहिए, मेरा खानदान ही कहिए, क्योंकि मेरा बाबूजी भी 1978 से जब तक हयात में रहा तब तक मुखिया रहा, 1990 में इंतकाल किया। उसके बाद 2000 में जब पंचायत चुनाव हुआ तो 2000 में हम मुखिया बने। मेरा बड़ा भाई फैयाज़ आलम जो अभी किशनगंज के चेयरमैन हैं, जिला परिषद चेयरमैन, जो भाभी हैं और दूसरी बार चेयरमैन हैं, तो तीसरी बार। तो हम ये कहना चाहेंगे कि मेरा राजनीतिक कहिए तो पूरा फैमिली है। मेरा छोटा भाई 4 टर्म से मुखिया है, मेरा बड़ा भाई एक बार प्रमुख बना, 3 बार जिला चेयरमैन बना, अभी जिला परिषद है, और हम 4थी बार एमएलए रहे। तो कहिए तो मेरा पूरा फैमिली राजनीतिक से जुड़ा हुआ है। आपने अब तक जो राजनीति किए हुए हैं या फिर कर रहे हैं, तो राजनीति आपके लिए कितना आसान रहा या मुश्किल रहा, इसके बारे में कुछ आप बताना चाहें तो? देखिए, अगर ईमानदारी से कीजिएगा तो आसान है, अगर आप बेईमानी से कीजिएगा तो आपके लिए नुकसान है या परेशानी भी है। हाँ। इसलिए कि आप अगर सेवा भावना से काम करना चाहते हैं तो आप कोई भी काम में फेल नहीं होंगे। अगर आपको लगेगा कि नहीं हमको एक बार बन के लूटना है, बहुत ऐसे लोग किसी दूसरे पार्टी से जीता और रुपया लेकर के दूसरे पार्टी में चला गया, तो कोई कमाने के लिए आया होगा और कोई सेवा करने के लिए आया होगा। तो हम तो सेवा भावना से 19 साल का उम्र में मुखिया बने, आज 44वां साल चल रहा है और मैं लोगों का सेवा कर रहा हूँ, करता रहूँगा। जब तक ज़िंदगी है तब तक लोगों का सेवा करूँगा। तो अभी जैसे कि 1 साल बाकी है विधानसभा चुनाव की, और 2024 चल रही है, 25 आने वाला है बहुत जल्द, क्या तैयारी चल रही है अभी आपकी? कोई तैयारी नहीं है, जनता के बीच जाएंगे 2025 में। जनता मुझे जो फैसला करेगा मैं स्वीकारूंगा, क्योंकि जनता चाहेगा तो कोई टिकट माने नहीं रखता है, और जनता चाहा था तो मुझे निर्दलीय जिता करके भेजा था 2005 में। पहली बार सब पार्टी का जमानत जब्त हो गया था और हमने कांग्रेस को ही हराया था। इसका मतलब पार्टी से मतलब उतना ये नहीं है जितना जनता से नहीं, तो पार्टी माने नहीं रखता है, मेरे लिए जनता माने रखता है। जनता किसी को चाहे तो आसमान पर पहुंचा सकता है, जनता चाहे तो जमीन पर बैठा सकता है। इसलिए जनता ही मेरे लिए सब कुछ है, जनता मेरे लिए पार्टी है, जनता मेरे लिए सब कुछ है। फिर भी अभी आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और बहुत लंबे समय से हैं, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस अभी आरजेडी से गठबंधन है और आपके विधानसभा क्षेत्र में अभी आरजेडी से विधायक हैं, तो आप कांग्रेस से हैं। 25 में टिकट किसको जाएगा, कांग्रेस या फिर आरजेडी को? सबसे पहली बात, बहादुरगंज कांग्रेस का सीट है और अभी जो राजद में जो एमएलए गए हैं वो एमआईएम से जीता था। हाँ। खरीद बिक्री में राजद खरीदा है। वो राजद का सीट नहीं है, वो कांग्रेस का सीट है। खरीद करके राजद वालों ने खरीदा है, जो एमआईएम से जीता था। खरीदा है। मैं नहीं कहता हूँ, पूरा जनता कहता है, पूरा इलाके के लोग कहता है कि खरीद बिक्री हुआ है। तो खरीद बिक्री से अगर राजद वाला कहेगा कि मेरा सीट है तो मैं नहीं मानता हूँ। इसका मतलब राजद पैसे देकर के खरीदती है, आपके कहने का मतलब? मेरा सीट तो खरीदा है, जो एमआईएम से जो जीत करके गए हैं राजद में, तो खुलेआम चर्चा भी है कि खरीदा है। तो राजद, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अवाम कह रहा है। राजद के अंदर इतना दम नहीं कि वो अपने उम्मीदवार को जिता करके विधायक बनाए, ना कि खरीद करके? अगर दम है तो इस बार लड़ा के दिखा ले राजद का टिकट से, पता चल जाएगा कि कितना दम है। बहादुरगंज विधानसभा में वो सीट कांग्रेस का है और कांग्रेस ही लड़ेगा। अगर मान के चले, हो सकता है आप जैसे आप बताए कि नहीं वो सीट कांग्रेस का है, हो सकता है कि टिकट आरजेडी के, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम फिर बोल रहे हैं कि हो सकता है कि आरजेडी टिकट आरजेडी कैंडिडेट को जाता है, फिर आपका अगला कदम क्या होगा उस समय? मेरा अगला कदम जनता होगा। जनता मुझे फैसला करेगा कि नहीं आपको लड़ना ही होगा तो मैं लड़ूंगा। जनता अगर कहेगा कि नहीं आपको नहीं लड़ना है तो मैं नहीं लड़ूंगा, सेवा जारी रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान के चले ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाता है तो आप निर्दलीय उतरेंगे मैदान में, ऐसा कुछ? नहीं, जनता चाहेगा तो मैं निर्दलीय भी लड़ सकता हूँ। अच्छा। जनता कह देगा कि नहीं लड़ना है, नहीं लड़ेंगे। लेकिन सीट कांग्रेस का है
मैं अभी कह रहा हूँ कि कांग्रेस ही लड़ेगा वहाँ से, कांग्रेस का सीट है, क्योंकि 3 बार कंटिन्यू कांग्रेस लड़ा वहाँ, हमने 3 बार लड़ा कांग्रेस से, हमने 3 बार जीता, 1 बार निर्दलीय जीता, और इसलिए वो कांग्रेस का सीट है। राजद वाला खरीदा, MIM जीता, तो वो तो MIM का सीट है। आप लंबे समय से विधायक रहे हैं बहादुरगंज के 2005 से 20 तक, लेकिन बीच में ऐसा क्या हुआ जो आप वहाँ से हार गए चुनाव? देखिए, हार जीत तो होते रहता है राजनीतिक। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक ही कारण था कि मुझे 4 बार जो जिताया लोग, तो उनको लगा कि बार बार एक ही आदमी, बार बार एक ही आदमी, बार बार एक ही, जिसको बोलते हैं हम लोग एंटी, क्या बोलते हैं उसको, हाँ एंटी कमेंसिंग, बस और कुछ नहीं, कोई वजह नहीं। आज का डेट में भी जाइए तो मुझे फिर वही प्यार देता तो है। इसका मतलब जब आप बताए कि नहीं एंटी कम्बेंसी वो वहाँ पर सिचुएशन बन गया था, तो सिर्फ क्या बहादुरगंज में ही बना था या फिर कोचा धामन और जो जहाँ जहाँ से MIM वाले जीते हैं वहाँ बना था ये? नहीं, मैं दूसरी जगह का बात तो नहीं कर सकूँगा। मैं बहादुरगंज विधानसभा का बात कर रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ मुझे जो 4 बार जिताया, जिसके वजह से मुझे लगा कि ये बार बार जो जीतते हैं इसीलिए उसको हराने का कारण बना। सर अभी एक सवाल और पूछना चाहेंगे, ये थोड़ा आम पब्लिक से जुड़ा हुआ सवाल है। अभी जमीन ये सर्वे चल रहा है और इसमें सर्वे शुरू हो गया है, और खासकर किशनगंज में 2020 से ही सर्वे चल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, और दाखिल सुनने में आ रहा है कि दाखिल खारिज में मोटी रकम मांगी जा रही है कर्मचारियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा। तो इसका आपका पास कोई ऐसा शिकायत आया है, कोई ऐसा केस आया इस तरह के? देखिए, जो अवाम के बीच है कि मोटेशन रसीद काटने में लूट और खसोट हो रहा है, मोटेशन काटने के नाम पर 5 से 25 हज़ार तक एक मोटेशन रसीद पर लिया जा रहा है, और कोई देखने वाला नहीं है। आज का डेट में मैं कहूँगा कि भूमि सुधार मंत्री जो है हमारे किशनगंज जिला से हैं, हमारे किशनगंज जिला में कम से कम ये सुधार होना चाहिए था, लेकिन कोई सुधार नहीं है, बल्कि और लूट खसोट बढ़ गया है। तो हम तो कहेंगे कि इसमें सरकार भी लिप्त है। ये मोटेशन रसीद में जो लूट खसोट होता है, आज जो सर्वे के नाम पर आज बिहार सरकार सर्वे करा रहा है, ये तो एक तो झमेला बढ़ा दिया है। हम अवामों को, हम जनताओं को उलझा दिया है ताकि सरकार के खिलाफ सोचने का मौका ना मिले। हम पीछे जा रहे हैं, जनता हमारा पीछा जा रहा है, मोटेशन के नाम पर, जमीन सर्वे के नाम पर पैसा लिया जा रहा है, लूट खसोट हो रहा है बिहार में। आज कोई देखने वाला नहीं है। मेरा किशनगंज में तो लूट खसोट हो रहा है, इसमें कोई देखने वाला नहीं है। अगर ग्राउंड पर देखिएगा तो कर्मचारी लूट खसोट करके यहाँ पर वो अवैध रूप से यहाँ पर जमीन ले रहा है, घर बना रहा है, यहाँ का CO लूट रहा है। हम तो कहेंगे कि सरकार का जो बिहार सरकार में मंत्री है हमारे डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी से मैं कहना चाहूँगा कि आपका जिला में इतना लूट खसोट क्यों? इसका मतलब आप भी इन्वॉल्व हैं इसमें, या नहीं तो इसको सुधार कीजिए, नहीं तो मेरा आरोप है कि आपका भी इन्वॉल्व है इसमें। ये तो आप बहुत बड़ी बात कह दी। चल अच्छा, एक जैसे आपने बताया कि नहीं ज़मीन में बहुत ज़्यादा लूट खसोट हो रहा है, तो ये कैसे इसको सुधारा जा सके? क्योंकि बहुत ज़्यादा जनता परेशान है जब भी जाते हैं इस तरह की। देखिए, बिहार सरकार को सुधार करके पब्लिक में साबित करना होगा कि मैं ईमानदार हूँ। अगर आप ईमानदार हैं भूमि सुधार मंत्री जी, तो आपको यहाँ साबित करना होगा कि ब्लॉक में जो एक मोटेशन के नाम पर कम से कम 5,000, ऊपर 7,000, 10,000, 12,000, 15,000, 25,000 तक लिया जा रहा है एक बीघा का। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है इन सब पर? वही तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा जिला में बिहार सरकार के मंत्री, भूमि सुधार मंत्री जो जमीन के मंत्री होते हैं, उस जिला में भी लूट खसोट हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? हम तो कहेंगे कि सरकार इसको सुधारे, नहीं तो हम आप पर आरोप लगाते हैं कि आप भी इसमें मिली भगत हैं। तो आपका क्या कहना चाहेंगे? जो भी ज़मीन सर्वे चल रहा है, ज़मीन सर्वे ऐसे ही चलते रहना चाहिए या फिर इस पर रोक लगनी चाहिए? पहले ये सब मामले को निपटाना चाहिए, चाहे ज़मीन दाखिल खारिज हो या फिर ये सब रसीद का मामला हो, ये सब बहुत सारा पेंडिंग। मैं तो कहूँगा कि ये सर्वे को अभी रोका जाए, और जिसका मोटेशन रोका हुआ है आज 5 साल 10 साल से, खतियान लेकर के दौड़ करके CO के पास जाता है, कर्मचारी के पास जाता है, और वो गरीब आदमी है, उसके पास पैसा नहीं है कि वो मोटेशन कटाने के लिए पैसा दे, और वो पैसा दे नहीं पाता है, जिसके कारण उसका मोटेशन रसीद नहीं कटता है। तो पहले आप मोटेशन रसीद तो कटवाइए, उसके बाद आप सर्वे कराइएगा। मेरा मोटेशन रसीद कटेगा तभी ना मेरा जमीन आप वैल्यू करार दीजिएगा। आप कह रहे हैं एक तरफ की फिलहाल हाली रसीद दीजिए, और दूसरी तरफ आप काट नहीं रहे हैं बगैर पैसा का। तो पहले आप रसीद तो दिलवा दीजिए।
आप ये जो कर्मचारी लूट खसोट मचाए हुए है, पूरा हरकम मचाए हुए, बगैर मोटरसाइकिल रसीद मतलब पैसा लिए हुए नहीं कटता है कहीं भी। मैं चैलेंज करता हूं कि आप पूरे जिला, अब मैं अपना जिला का बात करता हूं, ऐसे तो पूरे बिहार में होता होगा, लेकिन मेरे जिला में लूट खसोट मचाया हुआ है कर्मचारी, सीईओ। और हमारे सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे जिला में भूमि सुधार मंत्री, और इतना लूट खसोट क्यों? मंत्री जी आप चश्मा उतारिए, आप चश्मा लगा करके बैठे हुए हैं, आप कान में तेल दे करके बैठे हुए हैं, आप इसको सुधारिए। सांसद जी इस बारे में फिर क्यों नहीं बात कर रहे कुछ? देखिए, सांसद लेवल का बात ये नहीं है। मैं जहां तक जानकारी रखता हूं, ये बिहार सरकार का चीज है, और बिहार सरकार पूरा मॉनिटरिंग बिहार सरकार इसमें है, और पूरा उसका भूमि सुधार मंत्री जो होता है उसके कंट्रोल में रहता है। शिकायत तो उनके पास भी जाती होगी, वो तो जाता होगा। आवाज उठाना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए, बेबाकी से आवाज उठाना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि अगर इस तरह का सुधार नहीं होगा तो जन आंदोलन की जरूरत है। आप आम आदमी मारे जा रहे हैं, आम आदमी लूटे जा रहे हैं, आम आदमी जमीन बेचने पर मजबूर हो चुके हैं मोटरसाइकिल रसीद के नाम पर कटाने के लिए। अब मोटरसाइकिल रसीद नहीं होने के कारण बिक्री भी नहीं होता है जमीन का। ये बिहार सरकार सर्वे के नाम पर जनता को मोहरा बना रहा है। चलिए, अच्छा एक और आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अभी किशनगंज में स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर के आपकी क्या नज़रिया है, और क्या लगना चाहिए या नहीं? क्योंकि इसमें भी बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं स्मार्ट मीटर को लेकर कि स्मार्ट मीटर में बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है। क्या कहना है आपका? देखिए, स्मार्ट मीटर सिर्फ किशनगंज में लगेगा कि पूरा बिहार में लगेगा, पूरा हिंदुस्तान में लगेगा? पूरा किशनगंज में क्यों जोर दिया जा रहा है? पूर्णिया में क्यों नहीं लग रहा है? पटना में क्यों नहीं लग रहा है? पहले उधर से लगाइए। हमारा किशनगंज जिला को बनवा मजदूर समझ रहे हैं बिहार सरकार? नहीं लगेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं अपने अवाम से कहना चाहता हूं कि कोई स्मार्ट मीटर मत लगाइए। हम लगाएंगे ही नहीं तो वो कैसे लगाएगा? और कोई जोर जबरदस्ती करता है तो उसके खिलाफ FIR होगा, और FIR कराएंगे हम लोग। सिर्फ किशनगंज जिला को दिखाई दिया है कि स्मार्ट मीटर लगाएगा। स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा जब तक के उधर नहीं लगेगा। पटना, दिल्ली, मुंबई, बिहार में उधर जब तक नहीं लगेगा। पटना में नहीं लग रहा है, गया में नहीं लग रहा है, जहानाबाद में नहीं लग रहा है। यहाँ तक कि जो बिजली मंत्री है विजेंद्र प्रसाद यादव, उनके घर में भी पुराना मीटर लगा हुआ है। वो अपने घर का मीटर, जो ताज़ी जो खबर सामने आई है कि वो अपने घर का मीटर को नहीं बदला है, और उन पर 6 लाख रुपए का बिजली बिल है, फिर भी उनका बिजली नहीं काटा जा रहा है। लेकिन आम जनता का अगर 5,000 रुपये का बिजली बिल बकाया जाता है तो बिजली काट दी जाती है। ऐसा दोहरा चरित्र क्यों है बिहार सरकार के? पहले बिजली मंत्री अपने जिला में स्मार्ट मीटर लगवाए, उसके बाद और अदर जिला में लगवाए। यहाँ गरीब आदमी का हम देखे हैं, जिसका ये BPL कार्डधारी भी है, उसका भी बिजली काटा जा रहा है, और उसका अनाप शनाप बिजली आ जाता है। एक गरीब मजदूर का 3 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख ऐसे बिल आता है। 32 लाख ऐसे तक बिल आया है। हाँ, आया है। हम लोग का नॉलेज में आया है। फिर हम लोग SDO एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फोन करके तब उसको रीडिंग करवा करके घटवाए हैं। ये कहाँ चूक है? ये चूक नहीं है, जानबूझ करके बिल बढ़ा करके दिया जाता है, और 100 आदमी में 10 आदमी मथा उठाता है, बाकी 90 आदमी जो है ले दे करके वहीं साफ कर देता है मामला। तो ये तो लूट खसोट है ना। बिहार सरकार बिजली के मामले में, स्मार्ट मीटर के मामले में फेल है, और मैं चाहूंगा कि स्मार्ट मीटर को तत्काल रोका जाए, कम से कम किशनगंज में, क्योंकि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे जो हो किशनगंज के लोग आते हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि किशनगंज में सबसे लास्ट में लगाया जाए। सबसे लास्ट में लगाया जाए। अच्छा, MIM को लेकर के आपका क्या नज़रिया है? MIM के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहादुरगंज में फिर से MIM सर्वाइव कर पाएंगे 2025 में? देखिए, जहाँ तक रहा MIM का सवाल, पार्टी सबका अपना अपना है। मेरा कांग्रेस है, MIM वाले अलग हैं, BJP वाले अलग हैं। एंटी BJP जो भी पार्टी लड़ेगा, मैं उनका सपोर्ट में बोलूँगा, क्योंकि सरकार एंटी BJP के, जैसे कि अभी जो एंटी BJP का वहाँ विपक्ष में सब कोई एकजुट है, तो हम एंटी BJP हैं। BJP के साथ में जो भी रहेगा मैं उसका खिलाफ बोलूंगा, जो BJP के खिलाफ है उसके मैं साथ रहूंगा, जो BJP के साथ है मैं उसका खिलाफ हूं। अच्छा। और रहा MIM के सवाल, उसका भी पार्टी है, अपना पार्टी है, वो तो जनता तय करेगा। आपका तो कोई नजरिया होगा जरूर? नहीं, मेरा नजरिया यही है, मेरा नजरिया यही है कि BJP को हराया जाए, और BJP को जो भी पार्टी हराता है मैं उनके साथ हूँ।
तो ये एमआईएम भी बीजेपी के खिलाफ काफ़ी बोल रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर बीजेपी को एमआईएम हराता है तो अच्छी बात है। मैं कांग्रेस के नाते बोलूंगा कि एमआईएम भी साथ लड़े भाई, सब कोई मिलजुल के लड़ेंगे। लेकिन कुछ उसको बीजेपी की बी टीम भी बोल रहे हैं। नहीं, देखिए, बीजेपी का बी टीम अगर बोल रहा है तो मैं उसके बारे में ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है। इतना जानकारी है कि बीजेपी के खिलाफ में वो बोलता है, और कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ, मतलब जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से बीजेपी के खिलाफ है, और जब तक हिंदुस्तान का नक्शा रहेगा तब तक बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस रहेगा। और कौन पार्टी बीजेपी के सपोर्ट में जाता है, कौन पार्टी बीजेपी के विरोध में जाता है, वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि बीजेपी के खिलाफ कौन लड़ रहा है। बीजेपी के खिलाफ जो है वो आप उसके साथ, मैं उसके साथ हूँ। अच्छा, सांसद इस बार जो चुनाव हुआ 2024 में, सांसद जी के खिलाफ आप खुले मंच पर उसके खिलाफ आ गए कि नहीं, ये इसको टिकट नहीं मिलना चाहिए था, और फिर भी सांसद जी की जीत हुई। मैं आज भी सांसद के खिलाफ हूँ। आज भी खिलाफ है? मैं आज भी खिलाफ हूँ कि सांसद मेरे लोकसभा में जो हिसाब से लोगों का भावना से वोट देता है सांसद जी को, उस तरह से काम में खरा नहीं उतरता है। आज का डेट में भी सांसद जी खरा नहीं उतर पाए। जिस तरह से नदी कटाव हो रहा है, एक भी बोल्डर पिचिंग का काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए। तो 5 साल में भी नहीं हुआ, फिर उसके हम लोग जो है ना, वादा किए हैं कि ये एमयू का पैसा हम लोग दिलवाएंगे। हमने वादा किया है कि सुरजापुरी बिरादरी को एनेक्सर 1 में लाने का काम करेंगे। हमने वादा किया है कि ये क्या कहते हैं कि यहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए किशनगंज में। अगर किसी का कैंसर पेशेंट हो जाता है तो दिल्ली मुंबई जाना पड़ता है, और गरीब आदमी को होता है तो जाने का भाड़ा नहीं होता है, जिसके इलाज के बगैर वो मारा जाता है। इसलिए हम चाहेंगे कि एक बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण किशनगंज जिला में हो। यही मेरा मुद्दा है कि एमयू में पैसा आ जाए, एनेक्सर 1 में सुरजापुरी बिरादरी हमारा आ जाए, और एक बड़ा हॉस्पिटल आ जाए। ये बड़ा मुद्दा है। ऐसे तो कोई भी एमएलए एमपी बनेगा, रोड घाट बनाएगा ही, लेकिन आज जो मुद्दा है हमारा किशनगंज जिला का, ये एमयू का पैसा नहीं आ रहा है, सुरजापुरी बिरादरी को एनेक्सर 1 में नाम नहीं आ रहा है, और जो ग्रामीण मुद्दा है, जो महानंदा बेसिन के नाम पर हमारे तस्लीमुद्दीन साहब प्रस्ताव भेजे थे उस समय अभी भी नीति आयोग में, कुछ भी नहीं हो रहा है, और वो प्रस्ताव गया हुआ है। आज का डेट में भी प्रस्ताव बना हुआ है। महानंदा बेसिन का काम भी रुका हुआ है। ये सब काम विकास कहा जाता है, और ये सब काम में अगर खरा उतरता है तो मैं भी उनके साथ हूँ। आज कांग्रेस का सांसद है, मुझे गर्व है कि मैं जिस पार्टी से हूँ उस पार्टी से मेरा सांसद है, लेकिन मेरा सांसद निकम्मा होगा, मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। अच्छा। हाँ, हम उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, क्योंकि जनता के बीच में हमने वादा करके आया है कि जनता जावेद आलम साहब को वोट नहीं दिया है, डॉक्टर जावेद को वोट नहीं दिया है, जनता कांग्रेस को वोट दिया है। इसलिए कांग्रेस का नाम बचाने के लिए, कांग्रेस का साख बचाने के लिए हम हर वक्त आवाज उठाएंगे। तो आप जब इलेक्शन में प्रचार कर रहे थे तो कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे थे या डॉक्टर जावेद के लिए प्रचार कर रहे थे? हम कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे थे, ना कि डॉक्टर जावेद का। अच्छा। हमने कांग्रेस का प्रचार किया है। मैं आज भी कह रहा हूं कि डॉक्टर जावेद का मैं प्रचार नहीं किया हूं, डॉक्टर जावेद का मैं खिलाफ किया हूं, आज भी कर रहा हूं, क्योंकि वो जनता का काम में खरा नहीं उतर पाता है। मैं आज भी कर रहा हूं कि उस समय भी कांग्रेस का प्रचार कर रहा था, आज भी जनता का ये कांग्रेस का प्रचार कर रहा हूं, आगे भी जनता कांग्रेस का प्रचार करूंगा। अच्छा, ये एक चीज़ और, जैसे बिहार में एक ऐसी पार्टी की ये भी शुरुआत हो रही है, अभी पार्टी बन रहा है 2 अक्टूबर को, जनसुराज, जो कि पक्ष विपक्ष सभी के खिलाफ बोल रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या नज़रिया है? क्या मतलब जनसुराज सर्वाइव कर पाएंगे बिहार में? सबसे पहली बात तो पार्टी बना ही नहीं है। हाँ, 2 अक्टूबर को बनना। और कौन क्या बोल रहा है, कौन मीटिंग कर रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, और हम नहीं समझ रहे हैं कि इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करना चाहिए, क्योंकि पार्टी ही नहीं बना है तो उसके बारे में क्या चर्चा करूं। नहीं, बहादुरगंज में भी तैयारी चल रही है काफ़ी लोग। तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जिसका सिंबुले नहीं है तो उसका क्या बात करेंगे हम। तो जनता तय करेगा कि किसको जिताएंगे, किसको हराएंगे। जिस दिन पार्टी नहीं, अभियान के बारे में चल बोल दीजिए, अभियान उसका कैसा क्या रहा, सफल रहा या असफल रहा? नहीं, मुझे मालूम नहीं है कैसा अभियान, मुझे तो पता नहीं है कौन जनसुराज है, कौन क्या है, हमको पता नहीं है। जिस दिन पार्टी बन जाएगा, सिंबल बन के आ जाएगा, उस दिन मुझे पता चलेगा
कि क्या उसका रोल रहेगा और क्या रोल है, जनता कितना उसको चाहेगा, तब ना पता चलेगा। अभी पार्टी का सिंबल ही नहीं, तो उसमें तो प्रचार करने के लिए ऐसे तो बहुत लोग आते हैं, नाच गाना करने में भी भीड़ जम जाता है 25,000, तो भीड़ वो सब माने नहीं रखता, माने नहीं रखता। अच्छा, एक और सवाल है, मुसलमान का सच्चा हमदर्द कौन? ये आप ईमानदारी से बताइएगा, मुसलमान का सच्चा हमदर्द कौन पार्टी है? MIM, RJD, कांग्रेस, जो भी पार्टी है बिहार में, उनमें से आपको कौन सा ऐसी पार्टी लगता है कि नहीं ये मुसलमानों का सच्चा हमदर्द है? आप अगर मुसलमान की बात करते हैं तो मुसलमान को सब पार्टी ने यूज किया है, यूज एंड थ्रो। हाँ, यूज एंड थ्रो कहिए तो काम चलेगा। और हम तो ये कहेंगे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को टिश्यू पेपर बना के रख दिया है। अगर थोड़ा बहुत इज्जत बचाया है तो कांग्रेस ही बचाया है मुसलमानों का। हम तो कहेंगे कि कांग्रेस में भी कमी है, मुसलमानों को और इज्जत देने की जरूरत है, क्योंकि मुसलमान टोटल का टोटल कांग्रेस को सपोर्ट करता है। दलितों के बाद सबसे निचले स्तर पर मुसलमान ही आते हैं। हाँ, है एकदम। आज जाइए तो मुसलमान क्या कहते हैं कि सबसे शिक्षा में सबसे कम है, दौलत में सबसे कम है, एजुकेशन में सबसे कम है, सारा चीज में। इसमें तो कोई एक अलग जैसे कि फंड हो, अल्पसंख्यक आयोग जो है उसको बढ़ावा दे, एक अलग अल्पसंख्यक के माध्यम से एक स्कूल खोला जाए, मदरसा खोला जाए, शिक्षा उसको दिया जाए, तभी ये कौम तरक्की कर सकता है। इसके लिए हर पार्टी गद्दारी किया है। आप और 3-4 सवाल है आपसे लास्ट में। ये सवाल ये है कि आपके विधायक रहते हुए 2005 से 2020 तक किया गया काम और 2020 से अब तक मौजूदा विधायक द्वारा किया जा रहा काम में क्या फ़र्क है? देखिए, जहाँ तक सवाल है काम का, मैं अपना मुंह से बोलूँगा तो वो हम समझते हैं कि मेरे लिए बेवकूफ़ी होगा। मेरा आवाज़, मेरा करनी, मेरा धरनी, मेरा विधानसभा का जनता आपको कहेगा। आप बाजबता जाके पूछ लीजिए कि मेरा कार्यकाल कैसा रहा था, अभी का कार्यकाल कैसा है, वो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। मैं इस विषय में अपने मुंह से तारीफ नहीं करूंगा। आप तारीफ मत कीजिए, लेकिन जो मौजूदा विधायक को बोल रहे हैं कि खुले तौर पर चैलेंज करते हैं कि 4 साल में जो विकास किया गया है वो 20 साल में नहीं हुआ है। वो होगा, उसका बात होगा, लेकिन जनता जिस दिन बोलेगा उस दिन मैं मानूंगा। इस बात में दम नहीं है। अररिया टू गलगलिया 4 लाइन काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, खास करके आपके क्षेत्र बहादुरगंज और ठाकुरगंज में। आखिर कारण क्या है? ये सब पर रोक क्यों नहीं लग रही है? इसमें उस ठेकेदार पर FIR होना चाहिए जो गलगलिया टू अररिया तक काम हुआ है, उस ठेकेदार पर FIR होना चाहिए। अभी से रोड उखड़ना शुरू हो गया, खास करके रोड बनाते बनाते ये क्या करता है, आज ये लाइन चालू है और कल वो लाइन बंद हो जाता है, कल ये लाइन खोल देता है। तो उसमें क्या होता है कि जाने वाला, हर दिन जाने वाला रोड 60-70 का स्पीड में जाता है और आगे में देखता है कि बंद है तो जाके एक्सीडेंट कर जाता है। और नहीं होता तो दोनों लाइन, एक ही लाइन में दोनों तरफ का गाड़ी घुस जाता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसके लिए आप अगर रूट चेंज करते हैं तो उसका दिशा 1 किलोमीटर पहले दिखा दीजिए कि ये रोड बंद है, ये रोड चालू है, तभी आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। उस ठेकेदार पर FIR होना चाहिए जो दिशा और नहीं दिखाता है। एक बैग को सड़क रोक देता है। हाँ, रोक बंद कर देता है वो। अच्छा, ओवैसी के बारे में आपका क्या नज़रिया है? असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में। ओवैसी साहब अच्छे लोग हैं, व्यक्तिगत उस पर मुझे कोई ये नहीं है। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे कि MIM के प्रति अब थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर देखते हैं, कारण क्या है? नहीं, मैं MIM के तरफ सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। मैं एंटी बीजेपी के बारे में आपसे बात कर रहा हूं कि जो एंटी बीजेपी बात करेगा पार्टी, मैं उसके साथ हूं, चाहे वो जो पार्टी, जैसे आपका नीतीश कुमार जी अगर बीजेपी को छोड़ता है तो मैं वेलकम करूंगा, आज का डेट में भी मैं वेलकम करूंगा, लेकिन बीजेपी रहते हुए मैं उसका सपोर्ट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि कांग्रेस जब से हिंदुस्तान पैदा हुआ है, मतलब हिंदुस्तान का नक्शा, तब से आज तक कांग्रेस बीजेपी का विरोध में है, और जब तक हिंदुस्तान का नक्शा रहेगा तब तक बीजेपी का विरोध में रहेगा। अच्छा, एक आपका एक पर्सनल सवाल है कि आप जब शादी किए थे तो हेलीकॉप्टर से बारात गए थे, तो हेलीकॉप्टर से बारात जाना ये आपका कोई सपना था या फिर परिवार वालों का प्रेशर, या फिर आपका आइडिया कैसे आया आपको? आपने मुकेश अंबानी जी से नहीं पूछे कि आपने इतना खर्चा कैसे किए, पूरे वर्ल्ड का पूंजीपति को कैसे दावत दिए, और इतना मतलब ताम झाम
कैसे किए। शादी में एक शौक होता है, वही आप भी शादी कीजिएगा तो आपको भी एक शौक होगा कि बढ़िया गाड़ी हो और उस गाड़ी में हम बारात जाएं और बढ़िया गाड़ी हो जो उस गाड़ी में मैं दुल्हन को लाऊं। उसी तरह से मुझे शौक था सबका निजी कि मैं हेलीकॉप्टर से जाऊं और हेलीकॉप्टर से दुल्हन को लाऊं। निजी ख्वाहिश होती थी। मेरा एक खुशी, एक इंसान का 3 बार जिंदगी में महत्वपूर्ण होता है, पैदाइश, शादी और मौत। पैदाइश में याद नहीं रहता है आदमी को, मौत में याद नहीं रहता है आदमी को, एक बज जाता है शादी का दिन। तो शादी का दिन एक यादगार होना चाहिए जो हमने करके दिखाया। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, आप देखते हैं बराबर सोशल मीडिया पर आपके द्वारा बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे पेशेंट को आप अलग अलग जगह भेजते हैं इलाज करवाने के लिए बिल्कुल फ्री में, और ख़ास करके बच्चों को जो जिसका दिल में छेद रहता है उनका इलाज कराने के लिए भेजते हैं, और अलग अलग जगह, चाहे मुंबई हुआ, पटना हुआ या फिर दिल्ली हुआ। तो मौजूदा विधायक है, इनके द्वारा ऐसा कुछ एक्टिविटी इतना दिखाई नहीं दे रही है सोशल मीडिया पर, तो आपके द्वारा किया जा रहा है अब भी, क्योंकि आप अभी इलेक्शन जीते नहीं, हारे हैं, फिर भी देखिए जहाँ तक मेरा सवाल है, कौन एमएलए है, कौन एमपी है, मैं वो नहीं देखने जाता हूँ, और कौन मेरा विधानसभा से है, कौन विधानसभा से, मैं वो भी देखने नहीं जाता हूँ। मैं आज का भी डेट में कह रहा हूँ कि कोई भी गरीब आदमी अगर बीमार है, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, कैंसर हो, कोई भी हार्ट का बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, जिसके पास पैसा आज अपने संसाधन से, अपने लाइन से मैं कराऊंगा। कोई भी गरीब आदमी, मैं आपका खास करके केडीबी लाइव जो चैनल है आपका, उसके माध्यम से मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप लोग भी प्रचार कीजिए। कोई भी गरीब आदमी अगर इलाज के बगैर मर रहा है, कोई भी बीमारी है, वो मेरे पास भेज दीजिए, हम अपने संसाधन से उसका इलाज करवाएंगे, चाहे जैसे हो। मैं उसका अपना आदमी भेज के कराऊंगा और इंशाअल्लाह मैं उस आदमी का मदद करूंगा। राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, वो किसी भी विधानसभा से रहे, किसी भी लोकसभा से रहे, मैं अपना काम करूंगा। और ये राजनीतिक फायदा के लिए मैं नहीं करता हूं, ये खिदमत खल्क जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि खिदमत खल्क सबसे अव्वल दर्जे में इबादत में रखा गया है। मैं खिदमत खल्क करता हूं, मैं राजनीतिक कोई दृष्टिकोण से नहीं। एक अंतिम सवाल ये है कि 2025 इलेक्शन है, आपकी क्या तैयारी चल रही है, और आप मैदान में तो ज़रूर उतरेंगे, तो किस चीज़ को लेकर के मैदान में उतरेंगे? आपका मेन फोकस क्या रहेगा कि नहीं, इस बार अगर आएंगे तो हमको ये करना है? कुछ भी नहीं करना है। मेरा जो 4 टर्म का कार्यकाल रहा, उसमें मुझे मेरा जनता देख चुका है। अगर मेरा कार्यशाली सही रहा है 4 टर्म में, तो मुझे 2025 में जिता के भेजेगा। और मुझे 100% यकीन है कि मैं जनता के लिए किया हूँ 4 टर्म, तो मुझे जनता जिता के जरूर भेजेगा। और रहा तैयारी का सवाल, तैयारी किसको बोलते हैं? जो लड़का पढ़ने का ये रखेगा, हुनर रखेगा, तो जिस दिन से क्लास जाएगा उसी दिन से वो अपना तैयारी शुरू कर देगा, अपना पढ़ाई शुरू कर देगा। उसमें क्या होता है कि एक दिन भी कोई भी लड़का अगर स्कूल में जाता है, एक दिन भी अगर स्कूल छोड़ता है तो उसके लिए दिक्कत हो जाता है। इसीलिए हम तो एको दिन क्लास छोड़े ही नहीं है, तो मुझे दिक्कत कहाँ से होगा। इसलिए जिस तरह से बच्चा को जो कोई आईएएस निकलता है, कोई आईपीएस निकलता है, कोई इंजीनियर डॉक्टर निकलता है, अपना मेहनत से निकालता है, अपने आप पर कमांड आता है, तभी आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर बनता है। मुझे अपने आप पर कमांड है, इंशाल्लाह मैं 2025 का इलेक्शन जीतूंगा। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, केडीबी लाइव में इतना समय देने के लिए, बहुमूल्य समय देने के लिए। और इस इंटरव्यू को यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, आप अपना नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय बिल्कुल सभ्य तरीके से आप ज़रूर कह सकते हैं। और जाते जाते आप जहाँ से भी, आप जिस भी विधानसभा से हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में बता सकते हैं कि आपके विधानसभा में क्या ऐसी चीज़ है जो कमी है, और हम आपके विधानसभा के विधायक जी से वो सवाल पूछ सके। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।